अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गोरी ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेकर आपकी हाजिर खिदमत हुआ है कि पाकिस्तान की अगर रवायात के हवाले से बात कर ली जाए तो बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, माँ की ख्वाहिश है नहीं ये इंजीनियर बनेगा, बहन भाई और रिश्तेदारों की ख्वाहिश ये होती है कि ये पायलट बन जाए। इसी मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा के ऑफिस में हमारा एक सेशन है, हमने डिज़ाइन किया भाई साहब सियालकोट की टीम ने। उस पर हम बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे, उसका फटाफट से आपने जवाब देना है। अगर आप रेडी हैं? सौ बिस्मिल्लाह जी, ज़रूर। आपका नाम? मुर्तज़ा। आपकी एज? 28। सीएसएस कब किया? 2017। कितनी देर में तैयारी की? 8 महीने। उससे पहले क्या किया? ग्रेजुएशन। कोई जॉब्स की? 3-4। ग्रेजुएशन किस में की? इकोनॉमिक्स। कभी प्यार हुआ? कभी कभार। इसमें रोक लिया आपने। इसमें रोक लिया आपने, पकड़ लिया आपने। आपकी कितनी मतलब ये कितनी ऐसी शिप है यहाँ पे? चौथी। चौथी। कहाँ पे रहे? भेरा, सरगोदा, लाहौर और सियालकोट। कभी कोई इल्ज़ाम लगा? और कई दफ़ा, हर रोज़। अच्छा, किस किस्म का इल्ज़ामात लगते रहे? इल्ज़ामात की नौइयत बड़ी मुख्तलिफ होती है। आपने बड़ा मज़े का सवाल पूछा है। इसमें एसी साहब सुस्त हैं से लेकर एसी साहब जो हैं वो अपनी बहन के नाम पे प्लॉट मांग रहे हैं, इस तरह की हर तरह की चीज़ होती है। हमारे यहाँ में सबसे आसान काम तो यही है ना, किसी पे कीचड़ उछाल दें। वो जब ये दरख्वास्त किसी ने दी ना एक दफ़ा, तो मैंने कहा जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मेरी तो बहन ही कोई नहीं है, मैं तो इकलौता हूँ। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा था, कितने बहन भाई हैं आप? मैं जी इकलौता ही हूँ। अच्छा, इकलौते हैं, इसलिए आपने बहन की मिसाल दी। नहीं बस बड़ी आपको अजीब अजीब इस तरह चीज़ें जो हैं फील्ड में सुनने को। वालदैन मेरे वालदैन क्या मतलब 2 हैं? नहीं ज़्यादा होने चाहिए। मतलब हाउस वाइफ हैं आपकी वालदा? नहीं, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट। और वालिद? डॉक्टर। आप किधर से बिलोंग करते हैं? कराची से। कराची में पैदाइश हुई, उसके बाद लाहौर। पहली अपॉइंटमेंट किधर थी? सरगोदा। अच्छा, इससे पहले कोई असासे जमा होते हैं आपके? होते हैं। चेक भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अभी तक असासे दोबारा बढ़े? चौथी असिस्टेंट कमिश्नरशिप है आपकी? अभी तक तो उतने ही हैं। मतलब वो जितने थे जितने कभी भी नहीं बनाए हुए उतने ही? कभी भी नहीं हुई और ज़्यादा भी नहीं। मेरे अपने बनाए हुए भी काफ़ी हैं। सर्विस में आने से पहले मैंने बिजनेस भी किया है, काफ़ी जॉब्स भी की हैं। तो मेरे अपने जो हैं, जब मैं सर्विस में आया हूँ, बड़ी मज़े की बात है, आपका सेगमेंट मैं इसमें करूँ। जब मैं सर्विस में आया हूँ तो उससे पहले मैं जो तनख्वाह ले रहा था वो थी तकरीबन 1.5 लाख। किधर से ले रहे थे? तो हमारा एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट के नाम से एक NGO थी। ठीक है। तो हम लोग उसमें स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स वगैरह करते थे। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थी, तो उसमें अच्छी सैलरी थी। तो जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया तो पहली तनख्वाह थी 35,000 रुपये। तो बड़ा उस वक्त ना धचका लगा एकदम से। सीएसएस के बाद इतना ज़िंदगी जो है वो बड़ी सी हिल सी गई थी। सही है। और 1.5 लाख तक मेरी तनख्वाह अभी भी नहीं पहुंची। मगर ये है कि बाकी क्योंकि फील्ड में आपको मराहत मिल जाती हैं, पेट्रोल मिल जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी 1.5 लाख नहीं है? नहीं, इस वक्त सैलरी है 1,10,000 रुपये। आपको मराहत क्या क्या मिलती हैं? हाँ, मराहत में ये है कि रिहाइश मिलती है, उसके अलावा गाड़ी आपने देखी होगी, शहर में हम चक्कर लगा रही होती है, पेट्रोल, हेल्थ केयर फ्री है। इसके अलावा अगर कोई ट्रैवल करें तो उसका TADA हो। शादी का खर्चा भी फ्री है, ये गवर्नमेंट देती है आपको? शादी का खर्चा मेरे ख्याल से कोई देना चाहिए तो सही, क्योंकि इस तनख्वाह में तो शादी में मुझे लगता है मेरी बीवी नाराज़ ही रहेगी। इसलिए बैठे हुए हैं कुंवारे, कोई बढ़ेगा, कोई अनाउंसमेंट होगी तो मैं शादी करूंगा। कोई बढ़ जाए तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर एक लेवल की जॉब है। कभी आपको किसी ने प्रपोज कर दिया हो कि मेरे साथ शादी कर लो यार? शादी की प्रपोजल्स मुझे आई हैं, पर वही बात कि मैंने कभी सीरियस ही नहीं लिया किसी को। मैं अपनी वालदा के ऊपर ही रिलाई करता रहूँ। मतलब लव मैरिज में बिलीव नहीं करते आप? नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। अगर आपको मतलब मुझे एक ये लगता है कि शायद लव जो है ना, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत और वक्त बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो वो इतनी फुर्सत ही नहीं हुई। हमारे पंजाब में तो लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत है। पंजाब में लोगों के पास फुर्सत बहुत है, बात आपने सही की। खासतौर पर कराची से आके ना बंदे को ये एहसास होता है कि यहाँ पे लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा है। यहाँ का लफ्ज़ भी है ना वेला, यानी कि जिसके पास वेल है, पापा टाइम है जिसके पास। तो ऐसा है, पर मतलब मुझे नहीं टाइम मिला बहुत। आपको पंजाबी आती है? बोल है ना थोड़ी। चूँकि हम लोग पंजाब में बैठे हुए हैं, सियालकोट में बैठे हुए हैं, इकबाल का शहर है, इतने थोड़ी सी पंजाबी दे विच इकबाल दे पंजाबी नाल कोई ताल्लुक नहीं मेरे ख्याल नाल। वो ते उर्दू दे शायर ही सन। सियालकोट की ये मुनफरिद बात है कि शायर इसने सारे उर्दू की पैदा की है। ऐसा ही पढ़ा लिखा शहर है। जी, ऐसे ही है। मतलब सियालकोट के हवाले से कुछ कहेंगे? सियालकोट एक बहुत ही दिलचस्प शहर है। कंपेयर किया जाए आपकी 3 जॉब से सियालकोट को, तो क्या सियालकोट डिफरेंट है। सियालकोट एज ए शहर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में यूनिक है। ऐसा शहर आपको नहीं मिलेगा। आपको हत्ता कि गुजरांवाला, वज़ीराबाद जो आसपास के शहर हैं दूसरे, यहाँ
उनका भी ये मिजाज नहीं है। एक जो यहाँ की लाइफ है, जो यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है। सियालकोट में आप रात के 2-2:30 बजे अगर बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि शहर तो अभी जाग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलती। कराची का मिजाज है थोड़ा। फूडी भी हैं? बिल्कुल है। फूड पसंद करते हैं? बिल्कुल। क्या पसंद है? हर चीज़। क्या मतलब जो सबसे अच्छा बना स्पेशल? देसी आमतौर पे कोफ्ते हो गए, या हलीम हो गई, निहारी हो गई। मेरे अभी भी घर में आप जाएंगे तो कोई 8-10 टिन जो है ना, वो कराची से मैं निहारी लेके आता हूँ। जब मैं जाता हूँ उधर तो मैं निहारी जो है वो वहाँ से फिर डब्बे में पैक करा। कराची की निहारी और लाहौर की कोई फ़र्क है उसमें? डिफर है? बहुत फ़र्क है। मतलब वो किस आप लोगों को तो खाना ही नहीं बनाना। तो वहाँ का खाना जो है ना कराची का, मेरे ख्याल से पेशावर का, कराची का और हम यहाँ पे शहरों में गालिबन गुजरांवाला का मटन, ये मेरे ख्याल से डिफरेंट है। मतलब सियालकोट का खाना आपको उस तरह उस लेवल का नहीं लगा? आप बताएं सियालकोट की सबसे खास चीज़ क्या है खाने वाली? हर चीज़ ही खास है हमारे लिए। अच्छा तो, यस। आप फिर कराची आए, आपको हम कराची जो है ना वहाँ पे दावत आपकी करें। नहीं, वहाँ पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो लाहौर तो सुना है ख्वाबों का शहर है, तो लाहौर की भी डिशेस आपको आप मुझे लाहौरियों से मेरे गाड़ी पे पथराव करवाएंगे आप। ऐसे आप देखिए फितने वाली बात ना करें, पर खाना अमूमन कराची का जो है वो लाहौर से बेहतर है, सबसे बेहतर है, मेरा ये मानना है। मतलब आपकी जुबान को लज्जत लग गई हुई है ना, इसलिए शायद नहीं, आप मेरे ख्याल से आप भी अगर जाएंगे और खाना खाएंगे उधर का इधर का तो ही होगा। मैं एक दफ़ा कराची से निहारी लेके आया, मेरे दोस्त जो हैं वो लाहौर से लेके आए, लाहौर में वारिस की और मोहम्मदी की लेके आए, कराची में जाहिद की लेके आए और एक और वो लेके आए थे। तो 4 निहारियाँ हमने रख के चखी और सबका यही फैसला था कराची का खाना बेहतर। आपकी एज? 28। शादी का इरादा कब है? यार शादी के पीछे पड़ गया यार, जब कोई मिल जाएगी तो कर लेंगे। अच्छा, सियालकोट में बड़ा ही हुसन है, ये मशहूर है, ये मशहूर सियालकोट के लोग बड़े खूबसूरत हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी कोई नहीं पसंद आया? मैं यकीन जाने कचहरी के अंदर तो ऐसा कोई हुसन नहीं आया और ज़िला कचहरी से बाहर जाने की हमें नौबत नहीं आई। तो होता यकीनन तो हम मतलब होगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे, पर अभी तक हमें नज़र नहीं आया। लोग किस में ग्रेजुएशन की आपने? ग्रेजुएशन मेरी इकोनॉमिक्स के अंदर, फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया सन 2017 के अंदर और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। मैं पूरे पाकिस्तान में 3री पोजीशन फर्स्ट अटैम्प्ट में। वो कहते हैं कि बच्चा लाड प्यार में बिगड़ गया है, ये इसलिए कुछ बन नहीं सका। क्या ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको लाड प्यार नहीं मिलता घर से? मेरा मज़े का आपने सवाल किया। मेरा उसमें ज़ाती जो मानना है वो ये है, मैंने जो अपने घर में देखा कि मैं इकलौता हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है और मैं अपने फैमिली के अंदर सबसे एल्डेस्ट मेल चाइल्ड भी हूँ, मतलब मेरी वालदा भी सिर्फ बहनें हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा लाडला बच्चा शायद नहीं हो सकता। तो लाड बहुत किए हैं, नखरे बहुत उठाए हैं उन्होंने, मगर डिसिप्लिन के ऊपर घर वालों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी तक रात के 10 बजे हमने लाजमी घर पहुंचना होता था। ये सवाल ही नहीं था कि 10:15 बज गए हैं और आप घर नहीं पहुंचे। खाना हम लोग घर में आज भी 9 बजे इकट्ठे खाते हैं। ये रिवाज नहीं है कि आप खाने के वक्त में मेज़ पे मौजूद ना हो। ठीक है, होते हुए लाहौर में कैसे शिफ्ट हो गई? कराची एक बड़ा मेरा ननियाल लाहौर का है जी, सारे का सारा ही। लाहौर में जिसकी भी शादी हुई ना उसका एंड लाहौर में ही होता है। लाहौर में एक कशिश है, जो लाहौर आता है वो लाहौर का हो जाता है। पंजाब में तो ये मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। और जमे पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही। हमारे जो सरहद पार भी लोग हैं वो भी हमें आके बताते हैं कि उनके दादा परदादा जो पाकिस्तान से हिजरत करके गए, वो उन्हें कहते हैं जी जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। चीज़ें मिस कर दी हैं। ठीक है, तो आप दुआ करें, अभी चलें 28 साल उम्र हो गई, अभी व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर। CSS की तरफ थोड़ा सा आ जाए जी। लोग अक्सर ना बचपन में कहते हैं जी अब हम क्या करें कि हम CSP बन सकते हैं। जी। तो आप सबसे पहले तो परेशान ना हो, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक इम्तिहान है, जिस तरह सब इम्तिहान होते हैं, उसमें एक सिलेबस इसका होता है। हर साल फरवरी में इसका पेपर होता है। ये चेंज होता है कि एक ही सिलेबस चल रहा है काफ़ी? 2016 से एक ही सिलेबस चल रहा है। तो अब तकरीबन आप उसको 16 से आप हिसाब लगा लें, 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए। कितनी देर में इसकी तैयारी हो जाती है? बड़ी मेहनत? कम से कम 6 महीने। देखिए हमारी एजुकेशन में चीज़ें बड़ी मिसिंग हो गई हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सोचने को इनकरेज नहीं करते, हमारे यहाँ रटे के ऊपर बड़ा जोर होता है। तो CSS में इससे मुख्तलिफ है, तो इसलिए आपको इसको वक्त देना चाहिए। आपने अगर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की तो क्या CSS में इकोनॉमिक्स वाले ही क्वेश्चन थे, उसके रिलेट थे? CSS जो है ना, ये एक जनरल इम्तिहान है। ठीक है। इसको पास करके लोग AC भी लगते हैं, पुलिस में भी जाते हैं
अपना कस्टम्स हो गया, इनकम टैक्स, रेलवे, को बड़े ग्रुप्स हैं जो इसमें आप इसके बाद जा सकते हैं। मतलब जो टॉपर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस होती हैं? सारी ऑप्शंस होती हैं। आप 12 ग्रुप हैं तकरीबन। आपने कोई चुनना होता है अपनी पसंद का, खुद चुनना होता है। अगर आपके उतने नंबर हों तो आपको मिल जाता है, वरना आपको दूसरी ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है। तो ये जनरल इम्तिहान है, इसलिए इसके लिए कोई भी सेट बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है कि आपने यही पढ़ा हो तो आप आगे जाकर CSS कर सकते हैं। मतलब सिंपल BA वाला भी कर सकता आप है। सिंपल BA किया हो, आपने लॉ किया हो, आपने इंजीनियरिंग की हो, आपने मेडिसिन की हो, आपने कोई भी डिग्री की हो, आप 6 महीने की तैयारी करके तो CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। फीसिस के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि फीस का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, बदलती रहती हैं आजकल, वैसे ही महंगाई बहुत। कितने अखराजात एक आम आदमी बेचारा खाना नहीं पूरा कर पा रहा अपने बच्चों का, वो कैसे अपने बच्चों को CSS करवाएगा? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अब अल्लाह पाक ने हर मुश्किल की आसानी भी होती है। ठीक है। ऑनलाइन अब मुफ्त में इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर कोई चाहे, उसमें एनर्जी हो, विलिंग हो, तो वो बग़ैर किसी ख़र्च के ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है। खुद ज़ाती तौर पे उन लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 10-15 हज़ार रुपये ख़र्च किए होंगे अपनी पूरी तैयारी के ऊपर, कि 2000 की एक किताब ख़रीद ली, 1000 की दूसरी ख़रीद ली, बाकी एक इंटरनेट की डिवाइस खरीद हो के पड़ा और उन्होंने उस तरह से किया, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी। और सिर्फ इस पे कि उन्होंने सिर्फ के दिल से मेहनत की। इसमें एग्ज़ाम कितने होते हैं? इसमें 12 पर्चे होते हैं जी, 12 एग्ज़ाम्स हैं और 6 दिन में होते हैं। सुबह 9 से 12 एक पर्चा, फिर मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद 5 बजे तक, उसके बाद अगले दिन, फिर इस तरह करके 6 दिन के अंदर आप फारिग हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि आपने इसमें जो हर एग्ज़ाम के अंदर 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस, और 4 ऐसे होते हैं। ठीक है। तो 4 शॉर्ट ऐसे लिखने होते हैं तकरीबन 8-10 सफ़े का, और ये MCQs होते हैं। बाकी मतलब प्रैक्टिस आपको लिखने की भी सही करनी लिखने की भी करनी पड़ती है, अंग्रेज़ी की भी करनी पड़ती है। आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं। मसलन इंग्लिश भी है, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, ये तो जनरल हो गया, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ठीक है, मैथ जनरल एबिलिटी के नाम से। उसके बाद ऑप्शनल आपके पास आ जाते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, हिस्ट्री, लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, बहुत सी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स उसमें से चूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो एस्से का पेपर है, जो कि CSS का बड़ा ही एक मशहूर मुश्किल पेपर होता है एस्से का, उसमें भी आपके पास 8-10 ऑप्शंस होती हैं कि इनमें से किसी एक पे लिख दो। इंडिया में ये ऑप्शन नहीं है। जो इंडिया का CSS का इम्तिहान है, उसमें वो आपको 1 या 2 मजमून देते हैं कि इनमें से किसी पे लिखें, बस। है। पाकिस्तान में आपके पास 8 ऑप्शंस होती हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, कि इनके बीच में से आप चुन के तो अपना, फिर भी 2% लोग पास करते हैं। 3 चांसेस होते हैं इसके। 3 चांसेस। एज लिमिट क्या है इसकी? 30। और अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो फिर आपको उसकी कॉम्पनसेशन मिल जाती है 35 साल तक। अक्सर जिनको CSS का शौक़ है, उनको ये पता होना चाहिए कि बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसमें देखा जाता है कि आप सीरियस स्टूडेंट भी हैं या नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं। वो अक्टूबर में हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद? एग्ज़ाम से पहले 12 एग्ज़ाम जब देने हैं, उससे पहले होना है। उससे पहले ये होगा अक्टूबर में। फिर फरवरी के अंदर आपका असल एग्ज़ाम होगा, 12 एग्ज़ाम्स वाला। फिर उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू के भी 300 नंबर होते हैं और वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है। इंटरव्यू में कौन इंटरव्यू लेता है? इंटरव्यू एक वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, FPSC। ठीक है। तो उसके अंदर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड फ़ौजी, रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, उनका पैनल होता है 5 का। ठीक है। और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और वो आपसे उस इंटरव्यू में ज़मीन आसमान, माजी हाल, मुस्तकबिल, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। मतलब वो आएगा आपके कोर्स में से ही जो आपने पढ़ा हुआ है? वो कहीं से भी पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उनकी सवाबदीद पे है। अच्छा, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ वो डजंट मैटर। वो डजंट मैटर। आप मैंने अपना फेवरेट शायर लिखे थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, और मैं उनकी जितना उर्दू कलाम है वो सबके ऊपर रिसर्च करके और तैयार करके गया। फैज़ साहब का ताल्लुक भी सियालकोट से? उनका ताल्लुक भी सियालकोट से है। तो जब अभी मैं उधर बैठा तो उन्होंने मुझसे कहा, जी फैज़ साहब का आपने लिखा, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा इस पर तो मेरी तैयारी मुकम्मल है। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा, फैज़ साहब आपको तो उर्दू के शायर हैं, सारा कलाम उनका उर्दू का। उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि जी फैज़ साहब की कोई पंजाबी नज़म सुनाए। अब आप सियालकोट के रिहायशी हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि फैज़ साहब की कोई पंजाबी नज़म सुनाएं, तो आप
कुछ शायद सोचना पड़े। मुझे याद नहीं है। नहीं याद, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एकदम से ना बौखला गया थोड़ा सा। मेरा इंटरव्यू भी कराची में ही था, उन दिनों में कराची में ही रह रहा था। तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ और उनको भी थोड़ा एहसास हुआ कि शायद हमने उसको टाइट कॉर्नर में डाल दिया है। सही है। तो फिर अल्लाह पाक ने उस वक्त इत्तेफाक की बात है, शायरों को आमद हो जाती है। ऐसे ही हुआ कि मैं अपना पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ सही करने के लिए फैज़ साहब की जो नुस्ख़ा वफ़ा है उसमें उनकी 2 या 3 पंजाबी नज़में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे किताब में, उनमें से एक जो थी वो मैंने वैसे ही पढ़ी थी 2-3 दफ़ा अपना पंजाबी का तलफ़्फ़ुज़ सही करने की। वो मुझे कुछ याद आ गई। ठीक है। वो मैंने उस वक्त उन्हें सुनाई और उसमें माशाल्लाह इंटरव्यू में मेरे अपने जो है बैच है डीएमजी ऑफिसर्स का, इसमें हाईएस्ट नंबर जो थे वो मेरे आए। मतलब इसमें कोई सिफारिश भी चल जाती है? अगर आप 5 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो माजरत के साथ एफपीएससी को मैं कहूँगा इंतहाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अपनी नौकरियाँ इतनी कर चुके हैं, बड़े ही वो अपने असूलों के पाबंद होते हैं। ठीक है। अगर आप उन 5 के 5 को कायल कर लें तो फिर आप शायद कर लें, पर बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन मैं कहूँगा काम है। सही है। पेपरों के बाद रिजल्ट कितनी देर बाद आता है? तकरीबन 6 से 8 महीने। उसके बाद इंटरव्यू आपका हेल्ड होता है? उसके बाद इंटरव्यू होता है। तकरीबन 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं पूरे। वो अर्निंग्स में क्या बताते हैं आपको? 6 माह की जो ट्रेनिंग है वॉल्टन कैंपस लाहौर में, उसमें जितने लोग पास करते हैं सब इकट्ठे होते हैं। वो आपकी रूटीन सेट करते हैं, सुबह 5 बजे जगा कर तो फिर रात तक एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहती हैं। पढ़ाई भी होती है, स्पोर्ट्स भी होती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, इस सारा कुछ का एक मजमुआ जो है, रिसर्च, वो सारा कुछ उसके अंदर होता है। और वहाँ के बाद फिर हर कोई अपने अपने महकमे में चला जाता है। हुआ है कभी एग्ज़ाम किसी ने पास कर लिया और इंटरव्यू क्लियर ना हुआ हो तो बेचारा फेल हो गया हो? हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है। देखिए एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। मैं आपको रफ एग्जांपल दूँ, अगर 30,000 बंदा अपीयर करता है, उसमें से इंटरव्यू पास करेंगे तकरीबन 700 के करीब, 500-700 इंटरव्यू पास कर जाएंगे। उनमें से सिलेक्शन फ़ाइनल तो फिर होगी 150-200 लोगों की। ठीक है। तो एकेडमी में तो हमारे साथ सिर्फ 150-200 लोग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। और कई उनमें से भी छोड़ देते हैं। अब हमजा अली अब्बासी साहब जो थे वो पुलिस में आ गए थे, उन्होंने पुलिस में आके उसको छोड़ दिया, बाद में एक्टर बन गए। ऐसा ही है। सही है। मतलब आपके बैच के थे वो? नहीं, वो तो बहुत सीनियर है हमसे। हमारे बैच में तो एज सच मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कोई छोड़ के गया और बहुत मशहूर हो गया हो। आगे किस तरह बढ़ के CSS तक पहुँच सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बड़ी सीट पे आ सकते हैं? यकीन व कम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो अपने ऊपर ईमान रखें, अपने इरादों को बुलंद रखें और अपनी औकात कभी ना भूलें। क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? लाइफ में कभी शरारतें भी की? शरारतें बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था, मैं कुछ शरारतें नहीं करता था। स्कूल में भी कोई नहीं? स्कूल में भी कोई नहीं, पर जैसे जैसे मेरे ख्याल से मैं बड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरे घर वाले शिकायत ये करते हैं कि जब आप 15-16 साल के हुए हो तो फिर आप बहुत शरारती हो गए थे। पर मैं इंसान ख्वाब देखा होता है कि मैं बड़े होकर, मोस्टली लोगों का यही ख्वाब होता है डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनता कोई नहीं है। आपका ये कोई ख्वाब था? मतलब आप असिस्टेंट कमिश्नर ना होते तो क्या होते? मेरा सियासत में आने का बचपन में बड़ा ख्वाब था। मेरा दिल था कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, कि ये वो दौर है कि मतलब जब मुशर्रफ साहब अभी पावर में थे, तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बड़ा एक्टिव रहा। उसके ख़िलाफ़ है। मैं वेरी फर्म बिलीवर इन डेमोक्रेसी और जमहूरियत की अफादियत भी, और इसका चलता रहना कितना, इसका तसलसल कितना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने बड़ा वो किया भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस में आ गए, तो अब हम न्यूट्रल होते हैं। अब हम उसको ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आज तक भी याद हो, बड़ा मज़ा आता हो याद करके, कोई है ऐसा? ये बात है मेरे ख्याल से 8th क्लास की होगी कि मुझे दोस्तों कुछ ने कहा, हम ईस्टर्न कॉलेज में ऑल बॉयज़ स्कूल था, तो LGS जो था वो गर्ल्स स्कूल था। तो वहाँ पे हम लोग किसी डिबेट कंपटीशन में गए थे। मैं डिबेट्स और MUNs बहुत उसमें पार्ट लेता था। उसमें गए हुए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि जी वो आपके जो फ़लाँ दोस्त है ना, उसकी बर्थडे मना रहे हैं फ़लाँ कमरे के अंदर, तो आप ऐसा करें कि केक शेक लेके उधर पहुँचें। सही है। तो मैं वो टोपी पहन के और केक लेकर जो है ना, वो पूरे जज्बात से उधर दाखिल हो गया, हैप्पी बर्थडे कहता हुआ। तो पता चला कि वो जो हेड गर्ल थी उधर की, वो उसकी बर्थडे थी और उस कमरे में को 8-10 जो उसकी दोस्तें थी वो थी। और वो ऐसे मुझे देख के परेशान हुई कि ये लड़का जो है उनसे छोटा भी था उम्र। मैंने कहा ये छोटा सा लड़का जो है ये हमारे साथ को बदतमीज़ी कर रहा है। वो ज़ाहिर बात है पहली उनकी सोच ये गई कि शायद ये शरारत कर रहा है।
और फिर उनके भाई जो थे वो बड़े बड़े से वो मुझे मेरे ख्याल नहीं वो थे नहीं, उन्होंने फिर बुलाया कि जी ये कोई लड़का जो है ना ये उन्होंने मुझे बिठा लिया, फिर उनका जी ये जो लड़का कोई जो है ना ये केक लेकर और फूल लेकर आ गया है तो ये पकड़े इसको क्या वजह हुई है। तो वो एक मुझे याद रहता है कि वो फिर उनको समझाया फिर कि नहीं जी ऐसा कोई वाक़या नहीं है। तो अक्सर औक़ात मैंने देखा धर लिया जाता था। एक दफ़ा हम रिसर्च कर रहे थे रावी के किनारे पे लाहौर में गुजरों के कुछ हैं आबादियाँ हैं। अब हम उन पे रिसर्च कर रहे थे कि ये यहाँ के सलात में रहते हैं, इनकी फलाह बहबूद करेगा। तो आगे ही कोई इलाका जो था वो शायद कोई क्रिमिनल माइंड के लोग थे उधर, उन्हें लगा हम पुलिस के जासूस हैं, उन्होंने हमें बिठा लिया एक दफ़ा। तो इस तरह से अक्सर औक़ात ना हमारी आदत थी कि मतलब अभी भी आपने देखा होगा असिस्टेंट कमिश्नर भी जिधर की कॉल आती है कि जी फ़लाँ एरिया के अंदर ऑपरेशन करें तो मैं देर नहीं करता उसके अंदर। अक्सर औक़ात ऑफिसर्स जो है वो डिले करते हैं, मैं विज़िट में कोशिश करता हूँ डिले ना हो, जैसे ही कोई इत्तला मिले तो हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें, फ़ौरन उस जगह पे। लास्ट में मुर्तज़ा साहब ये बता दें हमें कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो जॉब है कितना को फ़ायदा आपको नज़र आता है कि आप ईद पे शबरात पे ये जो इवेंट्स होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, लोग बाहर के मुल्कों से अपनी फैमिली में टाइम गुजारने के लिए आ जाते हैं, लाखों रुपए की टिकटें खर्च के मैं अपनी वालदा के साथ ईद करूं, मैं अपने वालिद को मिलूं, जाके बहन भाइयों में जाके ईद की खुशियाँ बांटूँ, लेकिन ड्यूटी पे आप ड्यूटी पे होते हैं। हमारे यहाँ मजाक करते हैं कि ईदा ते शबराता आइयां सारे लोग की घर नू आए, ठीक है, वो ना आए मोहम्मद बख्शा जेड़े CSS पास कराए सही है। तो ऐसा ही है कि बिल्कुल जो है ना वापसी बड़ा आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेशन होती है, और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मैं आपको बताऊँ उस वक्त होती है जब हम ईमानदारी से काम करते हुए दिन रात एक करते हुए आधी हमारी एनर्जी इसमें लग जाती है कि एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें कई लोग काम करने से कतराते हैं, उस निज़ाम को चलाना, कोई काम उसमें करवाना वो करें, और बेबुनियाद तरीके से आपको फिर भी लोग समझें कि शायद जी ये पता नहीं किस इंटरेस्ट के ऊपर। कभी दिल किया कि मैं रिज़ाइन लिखूं, रिज़ाइन दूं, यार मैं अपने घर जाके ईद करूं, मेरी वालदा उड़ीक रही है। रिज़ाइन से ज़्यादा कभी कभार ना बंदे का बिल्कुल बस हो जाती है, ऐसा है, बिल्कुल है। फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है? मोटिवेशन ऐसे मिलती है कि जब आप 3-4 चीज़ें ऐसी कर जाओ कि जिस पे लोग आपको याद करें। जब एक भी कॉल मुझे भेरा से आती है जिसमें वो कहते हैं कि एसी साहब हम बड़ा याद करते हैं जब आप थे तो ईद ऐसे गुजरी, या सफाई ऐसे हुई, सही है, या फ़लाँ चीज़ आपने की थी, या फ़लाँ इवेंट आपने कराया, को 12 रबीउल अव्वल का कराया, को मुहर्रम शरीफ का कराया, कुछ इस तरह की। ये बताएं कि कभी घर वालों ने नहीं गुस्सा किया कि यार ये किस जॉब में लग गए हो भाई, हमें कोई नहीं चाहिए, तुम आ जाओ बस? घर वालों ने बड़ा गुस्सा किया, फिर मैंने उसका इलाज ये किया कि मैं एक वीकेंड के ऊपर उनको इधर ले आया। तो जब वो इधर आए और उन्होंने आकर रूटीन देखी कि वाकई न दिन की खबर है न रात की। रात उस दिन मैं घर बैठा हूँ तो रात 12 बजे भी फ़ोन बज रहा है, 1:30 बजे भी फ़ोन बज रहा है, सुबह 6 बजे फिर निकलना पड़ गया। तो वो उसको देख के उन्होंने फिर कहा कि नहीं हम मानते हैं। क्या बहुत शुक्रिया। हमारा ये पार्ट तो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट वो बिल्कुल सियालकोट की सिचुएशन पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा के साथ ही होगा। फ़िलहाल इस पार्ट से हमने कोशिश की कि हर तरह की इंफॉर्मेशन असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बन सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट लिया मुर्तज़ा भाई ने और कहाँ पर जाकर इन्होंने मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और अपना गोल अचीव किया, मशवरा भी दिया क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर और मतलब ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर बल्कि और भी वाइट कॉलर बड़ी बड़ी जॉब्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे तो एक ही चीज़ नज़र आई कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो फिलहाल मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, दुआएं करते रहें। फिलहाल हमें पार्ट 1 से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और पार्ट 2 के मुंतज़िर रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।